हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे कोलाइड्स को, जिसमें हम कोलाइड, इसका वर्गीकरण और इसको बनाने की विधियों के बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ केमिकल। सबसे पहले हम इसकी टर्मिनोलॉजी है उसको देख लेते हैं। आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्ड फेज के बारे में। डिस्पर्जन मीडियम क्या है और डिस्पर्ड फेज क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। डिस्पर्जन मीडियम यानी प्रक्षेपण माध्यम, और इसको फेज को बोलते हैं प्रक्षेपित प्रावस्था। ठीक है, इसको समझने के लिए मानते हैं कि एक बीकर के अंदर सॉल्यूशन सॉल्यूशन है। इसको सॉल्यूशन लिया एक बीकर के अंदर, तो इसके अंदर जो विलायक होगा, एक विलायक होगा, विलायक, और इसके अंदर जो डला हुआ होगा, ऊपर से बाहर से डाला होगा, वो क्या होगा? विलेय। तो सॉल्यूशन और कोलाइड के अंदर क्या अंतर है, इसको हम आगे देखेंगे। कोलाइड क्या और सॉल्यूशन में सिर्फ इसके कणों के बीच में अंतर देखते हैं। तो कोलॉइड है वो क्या होता है? कोलॉइड के अंदर जो कण हैं वो बड़े होते हैं, विलेय के कण हैं वो बड़े होते हैं, तो उसको कोलॉइड बोलते हैं, उसी सॉल्यूशन को। तो जब कोलॉइड की बात करते हैं तब हम इसको विलायक नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे माध्यम, प्रक्षेपण माध्यम। ये है डिस्पर्जन मीडियम। और जो विलेय है उसको बोलेंगे प्रक्षेपित प्रावस्था यानी फेज, डिस्पर्ड फेज। अब माध्यम यानी डिस्पर्जन मीडियम और फेज के बारे में आपको पता लग गया होगा कि जो विलेय कम मात्रा में होता है जो सॉल्यूशन के अंदर, उसको डिस्पर्जन, कम मात्रा में है उसको डिस्पर्ज फेज बोलते हैं, और जो अधिक मात्रा में है उसको डिस्पर्जन मीडियम बोलते हैं। डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम में ये अंतर है, यानी जो विलेय है उसी को ही फेज बोलेंगे, डिस्पर्ज फेज, और जो विलायक है उसको बोलेंगे माध्यम, प्रक्षेपण माध्यम, डिस्पर्जन मीडियम। नेक्स्ट हम इन तीनों में अंतर करते हैं कि सॉल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन, इन किनको बोलते हैं और इनमें क्या अंतर है। सबसे पहला अंतर है वो इनके कण साइज के अंतर है। इनमें कण साइज क्या होता है? कोलॉइड का कण साइज होता है 1 से 1000 नैनोमीटर। 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में अगर कण होगा तो वो कोलॉइड कहलाएगा। 1 से 1000 नैनोमीटर का मतलब 10 की पावर -9 से 10 की पावर -6 मीटर। इस साइज का अगर कण होगा तो वो कोलॉइड की कैटेगरी में आएगा। अगर इससे बड़ा हो गया कण तो क्या हो जाएगा? फिर वो सस्पेंशन की कैटेगरी में आ जाएगा। अगर इससे छोटा होगा यानी 1 नैनोमीटर से छोटा होगा तो वो सॉल्यूशन यानी विलियन की कैटेगरी में आएगा। अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हम सॉल्यूशन का एग्जाम्पल ये देख लेते हैं कि जो NaCl है, नमक है, वो किस में है? जल के अंदर है, तो वो किस का एग्जाम्पल हो गया? सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हो गया। प्रोटीन, यदि प्रोटीन है, प्रोटीन का विलियन बना हुआ है तो वो कोलॉइड का एग्जाम्पल हो गया। तो यहां पर हम उस प्रोटीन क्या होगा? फेज होगा, वो डिस्पर्स फेज होगा, और उसका जो विलायक होगा वो मीडियम होगा, यानी प्रोटीन का सॉल्यूशन है वो किस में बना गया है। यदि हम सस्पेंशन यानी निलंबन की बात करें तो आपने देखा होगा जब आप सैंड है यानी मिट्टी है वो किस में डालते हो? पानी में। तो वो किसका एग्जाम्पल है? वाटर में डाल दिया सैंड को, वो एग्जाम्पल है निलंबन का। यानी थोड़ी देर घोलने के बाद में आप थोड़ी देर रखोगे उसे, वो तो वो नीचे बैठ जाएगी मिट्टी, वो है निलंबन का एग्जाम्पल। इसके निलंबन की जो कण साइज है वो 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है। ये इनमें मुख्य अंतर है, और अंतर से ही हमें कोलॉइड पढ़ना है, पता चलता है कि ये कोलॉइड है या नहीं। एक और है कि जब जो सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन एक सममांगी मिश्रण है, ये भी इनमें अंतर है। और कोलॉइड और सस्पेंशन की बात करते हैं तो ये विषमांगी है, ये विषमांगी मिश्रण है, ये ध्यान देना है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है कोलॉइड। कोलॉइड क्या है कि निलंबन या विलियन, इन दोनों के बीच के जो गुण रखते हैं, निलंबन एवं विलियन के बीच में जो गुण रखते हैं, हम उन निकायों को वृहद समूह में पाते हैं जिसे कोलाइड या
कोलाइडी प्रक्षेपण या सामान्यतः कोलाइड कहते हैं। यानी जो निलंबन, सस्पेंशन और सॉल्यूशन के बीच के गुण रखते हैं उनको हम कोलाइड कहते हैं। कोलाइड एक विषमांगी तंत्र है, विषमांगी मिश्रण है, ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं कि कोलाइड का वर्गीकरण करते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं कोलाइड। इनके 3 आधार पे हम वर्गीकरण करते हैं। कौन कौन से 3 आधार है? पहला आधार है प्रक्षेपित प्रावस्था यानी फेज और मीडियम की भौतिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था 3 होती है, तो 3 ही प्रक्षेपण माध्यम की अवस्था और 3 ही प्रक्षेपित प्रावस्था की अवस्था, इनको टोटल मिला के 8 प्रकार के इसमें हम पढ़ेंगे कोलाइड के बारे में। नेक्स्ट है प्रक्षेपित प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम के बीच अन्योन्य क्रिया के आधार पर इनकी प्रकृति, यानी कितने प्रकार के कोलाइड होते हैं, इनके बीच में, दोनों की बीच में जो इंटरेक्शन है इनके आधार पे कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट हम तीसरा आधार है वो क्या है कि जो प्रक्षेपित प्रावस्था है उसके कणों के प्रकार के आधार पर हम इसको भागों में बांटेंगे। तो एक एक करके देखते हैं। पहला क्या है, क्लासिफिकेशन करेंगे फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम के आधार पर। पहला तो इसका पहला क्लासिफिकेशन से हमें कितने प्रकार के मिलते हैं? 8 प्रकार के। इस आधार पर प्रक्षेपित प्रावस्था एवं प्रक्षेपण माध्यम ठोस, द्रव अथवा गैस है, तो इस आधार पर 8 प्रकार के कोलाइडी तंत्र संभव है। 8 प्रकार के कोलाइड पढ़ेंगे। गैस का दूसरी गैस में के साथ मिश्रण है वो सममांगी होता है, और सममांगी मिश्रण क्या कहलाता है? एक विलयन की कैटेगरी में आ जाता है, तो इसको कोलाइड तंत्र के रूप में नहीं मानेंगे। यानी जो फेज है वो भी गैस है और माध्यम है वो भी गैस है, दोनों गैस हो गए, विलय और विलायक दोनों गैस हो गए, तो वो समांगी मिश्रण हो जाता है, और गैस का समांगी मिश्रण बनता है, इसलिए इसे कोलाइड नहीं बोल सकते। अब इसके अंदर, इस सारणी के अंदर दिखाया गया है कि प्रक्षेपण माध्यम यदि हम लें और उसके अंदर जो प्रक्षेपित प्रावस्था डालें तो किस प्रकार का कोलाइड बनता है। हम पहले ठोस, फिर द्रव और फिर गैस की बात करेंगे। ठीक है, तो यदि हम ठोस के अंदर ठोस को मिलाएं, यानी विलय भी ठोस है और विलायक भी ठोस है, तो उसको बोलते हैं ठोस सोल। यदि हम ठोस के अंदर द्रव को मिलाएं तो हम उसको बोलते हैं जेल। ये आपने काफी बार सुना होगा, जेल। यानी जब माध्यम है वो क्या हो? ठोस हो, और जो विलय हो या प्रावस्था हो वो द्रव हो, तो जेल का निर्माण होता है। और इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं, जैसे पनीर, मक्खन और जेली, ये क्या है? जेल का एग्जाम्पल है। कोलाइड का प्रकार का नाम क्या है? जेल है, और ये माध्यम इसमें ठोस होता है। नेक्स्ट है ठोस के अंदर यदि गैस मिला दे तो उसको ठोस सोल बोलेंगे। ठोस के अंदर ठोस को भी ठोस सोल, और ठोस के अंदर गैस को भी ठोस सोल बोलेंगे। इसके एग्जाम्पल भी जरूर याद रखने हैं इन सभी के। प्यूमिस पत्थर और फोम और रबर क्या है? फोम, रबर क्या है? ठोस के अंदर गैस का एग्जाम्पल है। अब हम द्रव को लेते हैं, माध्यम को द्रव के लेते हैं। यदि द्रव के अंदर ठोस मिला दे तो हमें मिलता है सोल। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जेल, सोल और इमल्सन, ये 3 चीजें। तो द्रव के अंदर यदि ठोस मिला दिया तो सोल, यदि द्रव के अंदर द्रव मिला दिया तो इसको बोलते हैं इमल्शन। ये भी एग्जाम्पल है, इमल्शन या पायस। द्रव के अंदर द्रव का एग्जाम्पल देख लो, दूध, बालों की जो क्रीम है वो इमल्सन का है, इसको जेल मत कर देना कि बालों की जो क्रीम है वो जेल नहीं होती, वो इमल्सन का एग्जाम्पल है। द्रव के अंदर द्रव से होता है। यदि द्रव के अंदर हम गैस मिला दें तो उसको फोम बोलते हैं, यानी जैसे छाग है वो द्रव के अंदर गैस से ही बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यदि हम प्रक्षेपण माध्यम गैस ले लें तो किस प्रकार का सोल बनेगा। प्रक्षेपण माध्यम गैस लेके यदि हम उसमें ठोस मिलाएंगे तो फिर उसको एरोसोल बोलेंगे, और द्रव मिलाएंगे तो उसको भी एरोसोल। यदि गैस के अंदर गैस मिलाएंगे तो वो कोलाइडी विलयन नहीं होगा, वो क्या होगा? एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, कोलाइड प्रकार का विलयन नहीं होगा। अब इनके एग्जाम्पल भी जरूर याद रखेगा, जैसे बालों की क्रीम के बारे में बता दिया मैंने, मक्खन और पनीर का, ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। कोहरा किसका एग्जाम्पल है? ठीक है, गैस के अंदर द्रव का एग्जाम्पल है। धूल या धुआं किसका एग्जाम्पल है? वो गैस के अंदर ठोस का एग्जाम्पल है, यानी एरोसोल। दोनों का नाम तो एरोसोल ही। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं कि कोलाइडों में से सबसे अधिक प्रचलित सोल है, सबसे अधिक प्रचलित जो कोलाइड है वो है सोल,
जेल तथा इमल्शन। ठीक है, सोल यानी ठोस के अंदर यदि द्रव के अंदर ठोस मिला हो तो उसको बोलेंगे सोल। द्रव क्या है? मीडियम है, और ये है फेज। ठोस के अंदर द्रव मिला हो तो उसको बोलेंगे जेल, और इमल्सन द्रव के अंदर द्रव। यदि प्रक्षेपण माध्यम जल हो, यानी माध्यम है जो विलायक है वो जल है, तो इस प्रकार का जो सोल होगा तो उसको हम एक्वा सोल बोलेंगे। एक्वा सोल या हाइड्रोसोल। ये एग्जाम्पल, ये ध्यान में रखना आपको कि एक्वा सोल या हाइड्रोसोल। यदि प्रक्षेपण माध्यम एल्कोहल लो, एल्कोहल विलायक के रूप में यूज करें तो उसको बोलेंगे एल्कोसोल। अब आपसे क्वेश्चन हाइड्रोसोल और एल्कोसोल में अंतर भी पूछ सकते हैं। अंतर है इनका माध्यम का, यदि जल लेंगे तो हाइड्रोसोल और एल्कोहल लेंगे तो एल्कोसोल। नेक्स्ट, अब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे जो इनके बीच में इंटरेक्शन है, दोनों फेज और मीडियम के बीच में जो इंटरेक्शन है, अन्योन्य क्रिया है, इनकी प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार के कोलाइड होते हैं। तो इनकी प्रकृति के आधार पर दो प्रकार के कोलाइडों में विभाजित किया गया है। पहला है द्रव रागी और दूसरा है द्रव विरागी। द्रव या रागी का मतलब जो विलायक के अणु हैं, विलायक के साथ में आकर्षण करने वाला, विलय और विलायक के बीच में आकर्षण हो तो उसको बोलते हैं द्रव रागी। यदि विलय और विलायक के बीच में प्रतिकर्षण हो तो उसको बोलते हैं द्रव विरागी। यदि प्रक्षेपण माध्यम जल हो तो जल रागी और जल विरागी नामों से जाना जाता है इनको, यानी जल हो तो जल रागी और जल विरागी। अब देखते हैं द्रव रागी कोलाइड कौन से हैं, या इनको इंग्लिश में बोलते हैं लायोफिलिक कोलाइड। लायोफिलिक, हाइड्रोफिलिक बोलेंगे तो वो जल का हो जाएगा, यानी जल रागी को हाइड्रोफिलिक और द्रव रागी यानी लायोफिलिक। द्रव रागी शब्द का अर्थ है द्रव को स्नेह करने वाला, यानी द्रव से स्नेह करने वाला। गोंद, जिलेटिन, स्टार्च और रबर आदि जैसे पदार्थों को उचित द्रव यानी जो माध्यम में लेके, उचित माध्यम में लेके सीधे प्राप्त करने वाले कोलाइडी सोल द्रवरागी सोल कहलाते हैं। यानी ये एग्जाम्पल है, गोंद, जिलेटिन, स्टार्च और रबर है, ये द्रवरागी कोलाइड के एग्जाम्पल है। सोल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यदि प्रक्षेपण माध्यम को प्रक्षेपित प्रावस्था से अलग कर दिया जाए तो ये सोल केवल प्रक्षेपण माध्यम के साथ मिश्रित करने पर पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इनको उत्क्रमणीय सोल यानी रिवर्सिबल सोल कहते हैं। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि यदि प्रक्षेपण माध्यम यानी विलायक को अलग कर दे विलय से, और उसके बाद में फिर से उसमें विलायक डाल दे, तो फिर से वही द्रवरागी कोलाइड है वो बन जाएगा। इसलिए इनको उत्क्रमणीय सोल भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त ये सोल पर्याप्त स्थायी होते हैं और इन्हें आसानी से स्कंदित नहीं किया जा सकता। ये स्थायी होते हैं, जो द्रवरागी हैं वो स्थायी कोलाइड है, स्थायी है सोल, और इन्हें स्कंदित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है द्रव विरागी, जिसको बोलते हैं लायोफोबिक कोलाइड। यदि हम जल ले माध्यम तो उसको हाइड्रोफोबिक कोलाइड बोलते हैं। द्रव विरागी शब्द का अर्थ है द्रव से घृणा करने वाला। धातु एवं उनके सल्फाइड आदि से जैसे पदार्थ केवल प्रक्षेपण माध्यम में मिश्रित करने से कोलाइडोसोल नहीं बनते। यानी धातुओं के और उनके जो सल्फाइड हैं वो इस प्रकार के कोलाइड के एग्जाम्पल हैं। द्रवरागी कोलाइड के एग्जाम्पल हैं धातु और उनके सल्फाइड। तो इनको सीधे नहीं बनाया जा सकता कि प्रक्षेपण माध्यम में डाल दिया जाए और सीधे बना दिया जाए। इनको बनाने की एक विशेष विधि द्वारा बनाए जा सकते हैं। ऐसे सोल द्रवरागी विरागी सोल कहलाते हैं, यानी लायोफोबिक कोलाइड कहलाते हैं। इनको बनाने की एक स्पेशल विशेष विधि होती है, विशेष मेथड का उपयोग किया जाता है। ऐसे सोल को विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा मिलाकर गर्म करने या हिलाकर आसानी से अवक्षेपित किया जा सकता है। यानी इनको क्या कर सकते हैं? आसानी से अवक्षेपित कर सकते हैं विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा मिलाकर। इसलिए ये इनको बोलेंगे ये अस्थायी कोलाइड है, ये स्थायी नहीं है। इससे पहले जो द्रवरागी थे वो स्थायी होते हैं। इसके अतिरिक्त एक बार अवक्षेपित हो जाने के बाद ये केवल प्रक्षेपण माध्यम मिलाने से पुनः कोलाइड सोल नहीं बनाते, अतः इनको अनुत्क्रमणीय सोल कहते हैं। ये होते हैं अनुत्क्रमणीय, यानी इनमें से अगर माध्यम जो विलायक है वो निकाल दिया जाए और फिर उसमें विलायक डाला जाए तो ये पुनः कोलाइड नहीं बनते हैं।
द्रव विरागी सोल के परीक्षण के लिए स्थायी कारकों की आवश्यकता होती है, यानी स्थायी कारक कौन, एजेंट की आवश्यकता होती है जो इनको स्थायी रखे, उनकी आवश्यकता होती है इनको स्थायी रखने के लिए। अब देखते हैं कि क्लासिफिकेशन है वो किसके बेस पे है, जो इसके पार्टिकल साइज है, पार्टिकल है इनके बेस पे, जो डिस्पर्जन फेज है यानी विलय के जो पार्टिकल हैं इनके बेस पे क्लासिफिकेशन वर्गीकरण है। देखते हैं तो ये 3 प्रकार की होती है, जो प्रक्षेपित प्रावस्था के कणों के प्रकार के आधार पर बहुआण्विक, वृहदाण्विक और सहचारी कोलाइड में वर्गीकृत किया गया है। 3 प्रकार के कोलाइड हैं, एक एक करके देखते हैं इनको। बहुआण्विक कोलाइड यानी मल्टीमोलिकुलर कोलाइड। मल्टीमोलिकुलर कोलाइड विलीन यानी विलय करने पर किसी पदार्थ के बहुत से परमाणु या लघु अणु है, परमाणु या लघु अणु एकत्रित होकर एक पुंज जैसी स्पीसीज बनाते हैं, यानी इकट्ठा होकर एक पुंज बना लेते हैं, और इनका जो साइज है 1 नैनोमीटर से बड़ा हो जाता है। 1 नैनोमीटर से ज़्यादा होने का मतलब वो कोलाइड की कैटेगरी में आ गए। तो इस प्रकार की स्पीसीज को बहुआण्विक कोलाइड कहते हैं, यानी बहुआण्विक, एक से ज़्यादा अणु मिलकर एकत्रित होकर एक पुंज बना लिया और कोलाइड की व्यास, जो कोलाइड का आकार है उनके आकार में आ गए, तो इसको बहुआण्विक बोलते हैं। उदाहरण के लिए एक गोल्ड सोल में परमाणु युक्त भिन्न भिन्न आकारों के कण हो सकते हैं, यानी गोल्ड सोल है वो एक बहुआण्विक कोलाइड का एग्जाम्पल है। सल्फर सोल में 1000 या इससे अधिक S8 सल्फर की अणु की इकाई होती है, 1000 से अधिक। जो सल्फर सोल है और गोल्ड सोल है वो मल्टीमोलिकुलर कोलाइड का एग्जाम्पल है, बहुआण्विक कोलाइड का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखते हैं वृहदाण्विक कोलाइड यानी मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड। मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड में क्या होता है कि उचित विलायकों से, जो बड़े अणु होते हैं वो उचित विलायकों में ऐसे विलयन बनाते हैं जिनमें वृहदाणु का आकार कोलाइड की सीमा में होता है। एक ऐसे निकाय वृहदाण्विक कोलाइड कहलाते हैं। ये कोलाइड बहुत स्थायी होते हैं, ये अधिक स्थायी होते हैं और इनके अर्थों में यथार्थ विलयन के समान है, अनेक अर्थों में यथार्थ विलयन। ये यानी एक अणु है वो इतना बड़ा होगा, एक ही अणु है वो इतना बड़ा होगा कि वो कोलाइड की कैटेगरी में आ जाएगा, यानी 1 नैनोमीटर से बड़ा हो जाएगा तो वो कोलाइड की कैटेगरी में आ जाएगा। और इसको जब इसका विलयन बनाएंगे तो उसको वृहदाण्विक यानी मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड कहते हैं, एक ही अणु। तो एक अणु कौन कौन से हो सकते हैं, तो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वृहदाण्विक कोलाइड के उदाहरण हैं स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन और एंजाइम। यानी स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन और एंजाइम हैं वो किस प्रकार के कोलाइड बनाते हैं, वो बनाते हैं मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड, क्योंकि इनका एक ही मॉलिक्यूल है वो कोलाइड बना सकता है। और मानव निर्मित जो वृहदाणु हैं वो है पॉलीथीन, नायलॉन, पॉलीस्टायरीन और संश्लेषित रबर। यानी इनका जब हम विलयन बनाएंगे तो वो किस प्रकार का होगा, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड के प्रकार का होगा। नेक्स्ट देखते हैं सहचारी कोलाइड। सहचारी कोलाइड हालांकि पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी देख सकते हैं, इनको मिसेल्स भी कहते हैं। मिसेल कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कम सांद्रता पर सामान्य प्रबल विद्युत अपघट्य के समान व्यवहार करते हैं, लेकिन उच्च सांद्रता पर एक पुंज बना लेते हैं और कोलाइड के समान व्यवहार करते हैं। इनको सहचारी कोलाइड या फिर मिसेल कहते हैं। यानी जो हमने शुरुआत में पढ़ा था एसोसिएटेड जो कोलाइड है वो क्या है कि कम सांद्रता पर तो प्रबल विद्युत अपघट्य के समान व्यवहार करेंगे, लेकिन सांद्रता बढ़ा दी जाए तो वो एक मिसेल यानी एक पुंज बना लेंगे, जिसको उस पुंज को मिसेल या सहचारी कोलाइड कहते हैं। मिसेल एक निश्चित ताप पर बनता है, इस ताप से कम ताप पर मिसेल या कोलाइड नहीं बनता, तो इस ताप को बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर, क्राफ्ट ताप। और एक निश्चित सांद्रता पर बनता है, इससे कम सांद्रता पर वो एक प्रबल विद्युत अपघट्य की तरह सॉल्यूशन विलयन बनाएगा, और सांद्रता बढ़ा दी तो वो विलयन से कोलाइड की कैटेगरी में आ जाएगा, तो उसको बोलते हैं क्रांतिक मिसेल सांद्रता, जिस सांद्रता पे वो कोलाइड बनाएगा। तनु करने पर ये कोलाइड पुनः आयनों में टूट जाते हैं, यानी पुनः से फिर वो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। और इन कोलाइडों में द्रव विरागी और द्रव रागी दोनों भाग होते हैं, यानी इन कोलाइडों में जो एक पार्ट तो होगा द्रव विरागी और एक होगा द्रव रागी भाग। नेक्स्ट देखते हैं कि इनको बनाने की विधि, कोलाइड को बनाने की विधि कौन कौन सी हो सकती है। पहली विधि है रासायनिक विधि। रासायनिक विधि में क्या होता है कि कोलाइड विलयन
द्विक अपघटन यानी अपघटन द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा, अपचयन द्वारा या फिर जल अपघटन जैसी रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा बनाए जाते हैं। ये रासायनिक विधियां यानी जो रासायनिक जो ऑक्सीकरण है, अपचयन है और अपघटन है, ऐसी विधियों से बनाए जाते हैं। ये अणु पुंजित होकर सोल का निर्माण करते हैं, यानी इकट्ठे एक पुंज के रूप में सोल का निर्माण करते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल हैं। सल्फर ऑक्साइड से सल्फर का सोल बनता है, और गोल्ड का सोल बनाने की ये विधि, और इसके बाद में आयरन का सोल बनाने की ये विधि। नेक्स्ट है विधि है सेकेंड विधि, विद्युत अपघटन या ब्रेडिंग आर्क मेथड। ब्रेडिंग आर्क मेथड, इसमें क्या होता है कि इस प्रक्रम में प्रक्षेपण एवं संघनन दोनों प्रक्रियाएं सम्मिलित है। गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, इन धातुओं का सोल है वो इस विधि द्वारा बनाया जाता है। इस विधि में प्रक्षेपण माध्यम में डूबे धातु के इलेक्ट्रोड के बीच में विद्युत आर्क उत्पन्न किया जाता है। इससे उत्पन्न अत्यधिक ऊष्मा से धातु वाष्पित कर देती है, जो संघनित होकर कोलाइड का आकार का कण बनाती है। ये तो हो गई जो आपकी बुक में लिखा है। अब समझते हैं कि ये कैसे। मान लो कि गोल्ड का सोल बनाना है, गोल्ड का, तो गोल्ड के 2 इलेक्ट्रोड लेंगे, दोनों इलेक्ट्रोड गोल्ड के होंगे और जिनको 1+ 1-, और जब हम इस माध्यम के अंदर इनको डालेंगे तो इससे ऊष्मा उत्पन्न होगी और ये क्या हो जाएंगे, वाष्पित हो जाएंगे, और बाद में इस माध्यम में सोल का निर्माण करेंगे संघनित होकर। ये है गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम का कोलाइड बनाने की विधि, विद्युत अपघटन या ब्रेडिंग आर्क मेथड। नेक्स्ट है पेप्टन या पेप्टाइडेशन, पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन में क्या होता है कि किसी अवक्षेप को विद्युत अपघटन, यानी कोई अवक्षेप लेना है कि कोई भी अवक्षेप की थोड़ी मात्रा किसी अवक्षेप को विद्युत अपघटन की थोड़ी सी मात्रा, विद्युत अपघटन की थोड़ी सी मात्रा की उपस्थिति में प्रक्षेपण माध्यम के साथ मिलाकर कोलाइडी सोल में परिवर्तित करने वाले प्रक्रम को पेप्टन कहलाते हैं। यानी क्या है कि हमने एक पीपीटी ले ली, पीपीटी किसी की जिसका सोल बनाना है उसकी पीपीटी, और इसके अंदर क्या डाल दिया, विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य डाल के, और इसमें प्रक्षेपण माध्यम भी डाल दिया, यानी प्रक्षेपण माध्यम पहले से है डाल दिया, और जब इसको हिलाते हैं तो इसमें क्या बन जाता है, ये सोल बन जाता है। तो इसको बोलते हैं पेप्टाइजेशन, इस मेथड को बोलते हैं पेप्टाइजेशन। इस प्रक्रम में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य को पेप्टाइजिंग एजेंट या पेप्टिकर्मक बोलते हैं। पेप्टाइजिंग विद्युत अपघट्य क्या कहलाता है, पेप्टाइजिंग एजेंट। यह विधि सामान्यतः ताजे बने अवक्षेप को कोलाइडी सोल में परिवर्तित करने में प्रयुक्त की जाती है। पेप्टन के दौरान अवक्षेप विद्युत अपघट्य के किसी एक प्रकार के आयनों को अपनी सतह पर अवशोषित कर लेता है, जिससे अवक्षेप पर ऋणात्मक अथवा धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, तो अंततः कोलाइडी छोटे आकार के कणों में विभक्त हो जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जब पीपीटी के अंदर हम विद्युत अपघट्य डालेंगे, मान लो कि हमने पोटेशियम आयोडाइड डाल दिया, तो जब ये कोलाइड बनेगा तो इसके चारों ओर या तो पोटेशियम चारों ओर अवशोषित हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, I- आयोडाइड। तो यदि पोटेशियम इस पर अवशोषित हुआ है सब पे, तो वो कौन सा होगा, धनात्मक सोल होगा। यदि I- सब पे अवशोषित हुआ है तो वो ऋणात्मक सोल होगा, जो इसका स्थायी की प्रकृति स्थायी देने के लिए आवश्यक है, इसकी स्थायीकरण के लिए आवश्यक है इस प्रकार के कोलाइड को। तो ये थे इसका पार्ट 1, कोलाइड का पार्ट 1। इससे जुड़ा जो दूसरा पार्ट है जिसके अंदर हम इससे आगे की बात करेंगे, वो जल्द ही मिलेगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।